बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जो कि क्या थी। पेन, रेडनेस, टेंडरनेस, जो फंक्शनल लीसा है और एडीमा जो है, ये सारी चीज़ें। अब ब्रेस्ट के अंदर क्या हो सकता है, सिंपल से स्टार्ट करते हैं जिसमें जनरलाइज्ड है, तो वो है एक्यूट मास्टाइटिस। अब इसमें क्या होगा, स्टाफ ऑरियस। स्टाफ ऑरियस ये तो हीरो है ना, कि जहाँ पे भी इन्फेक्शन हो, कोई नाम नहीं आता, अब स्टाफ ऑरियस बोल दो। तो स्टाफ ऑरियस बेसिकली इन्फेक्शन कराएगा। जो ड्राइनेस होती है निपल्स की, उसकी वजह से उसमें बन सकते हैं फिशर्स, या फिर वो क्रैक्स बन सकते हैं, या फिर जो बच्चा बाइट करता है उसकी वजह से भी कोई इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है जिससे बैक्टीरिया एंटर हो जाए। और वो जाके क्या क्या कराएगा, पहली बात एरिथमेटस यानी रेडनेस कराएगा। दूसरा परुलेंट निपल डिस्चार्ज यानी पस वाला डिस्चार्ज कराएगा। तीसरा पेन कराएगा। चौथा फ़ीवर करवाएगा, ज़ाहिर बात है वो इन्फ्लेमेशन से वो इन्फेक्शन हर जगह जाएगी ना। और पांचवा ये माइल्ड टेंडरनेस भी करवाता है। दीज आर द बेसिक फीचर्स। और अगर ये टाइमली ट्रीट ना हो और वहाँ पे इकट्ठी होती रहे इन्फ्लेमेशन, तो वो क्या करा देगी, एब्सेस। एब्सेस क्या होती है, एक लाइंड कैविटी जिसके अंदर पस फिल्ड होती है, उसे एब्सेस कहते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है कि या तो आप ड्रेनेज करो कि सीधा किसी सिरिंज के ज़रिए से या कट दे के उस एब्सेस को निकाल लो, या सेकंड ऑप्शन है कि अगर वो लैक्टेटिंग मदर है तो आपने उसे कहना है कि आपने दूध पिलाना नहीं रोकना, आप बच्चे को दूध पिलाते रहें। इससे क्या होगा कि कंटिन्यूसली वो थोड़ी बहुत भी कोई सोर्स बनेगा तो उसी वक्त जो है बायोएपिथेलियल सेल्स उसे निकाल देंगे और वो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होगा, जिसकी वजह से एब्सेस वगैरह नहीं बनेगी। और ये बच्चे के लिए भी नुकसानदेह नहीं होता, बल्कि बच्चे में भी वो माइल्ड जब थोड़ा थोड़ा जाता है तो एंटीबॉडीज़ बनती हैं और वो दोनों की सेहत के लिए बेहतर रहता है। और साथ में एंटीबायोटिक डाइक्लोक्साइसिलिन देनी है ताकि वो ठीक रहें। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। ये डिफ्यूज़ था और बाद में नेक्रोटिक हो सकता है अगर इसका टाइमली ट्रीट ना करें। नेक्स्ट है पेरिडक्टल, और उससे अगला है मेमोरी डक्टेक्टेजिया। अब इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है क्योंकि ये दोनों क्या हैं कि ये दोनों ही सब एरियोलर हैं। यानी कि एरियोला क्या था, निपल के साथ वाला एरिया ना। सब एरियोलर डक्ट्स में अगर इन्फ्लेमेशन हो तो वो शुरू में पेरिडक्टल मैक्टाइटिस कह जाती है। अगर वो इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा हो कि वो पिछला रास्ता बंद कर दे, और यहाँ पे देखो ये रास्ता बंद कर जाए और पीछे सारी डायलेशन हो जाए, ये फूल जाए सारी डक्ट्स, तो उसे हम कहेंगे मेमोरी डक्टेक्टेजिया। ये तीसरी हमारी चीज़ होगी, सही है। अब इसकी कैसे है, अब ये होता है ज़्यादा होता है स्मोकर्स में। स्मोकर्स के साथ इसका कैसे लिंक बनेगा, हमें पता है कि यहाँ पे जो एपिथेलियम है वो एक स्पेशलाइज्ड किस्म की होती है और इसमें होती इसको मेंटेन करता है विटामिन ए। अब जब जो स्मोकर हैं लोग, उनके अंदर विटामिन ए जो है ए की इनहिबिशन हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे स्क्वेमस मेटाप्लेजिया आएगा। ये स्क्वेमस मेटाप्लेजिया फर्दर वहाँ पे केराटिन फॉर्मेशन कराएगा। और केराटिन जो है वो क्या पता है ना, हमें प्लग बना देता है। वो जब एक प्लग होगा वो डक्ट को बंद कर देगा, तो उसकी वजह से क्या हुई, ब्लॉकेज हुई ट्यूब की। और जब ट्यूब ब्लॉक हुई तो उसने पीछे जाके इन्फ्लेमेशन करा दी पिछले सारे हिस्से में और फाइब्रोसिस करवा दिया। अब इस सब की वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे आके बन गया ग्रैनुलेशन टिश्यू। और वो ग्रैनुलेशन टिश्यू के बाद मायोफाइब्रोब्लास्ट कॉन्ट्रैक्ट हुए और वहाँ पे पूरा जो निपल वाला एरिया सब एरियोलर एरिया था वो अंदर की तरफ चला गया, जिसे हम कहते हैं निपल रिट्रैक्शन। निपल रिट्रैक्शन हो जाएगी। ये एक पूरा पाथवे है जो कि करवाता है हमारी पेरिडक्टल मैस्टाइटिस करवाता है। इसके कुछ और नाम हैं। अच्छा, एक और चीज़ की जो स्मोकिंग है ये 90% एसोसिएटेड है, कि स्मोकर्स में 90% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कम इसके पेरिडक्टल मैस्टाइटिस के। दूसरे नाम है इसके रिकरेंट सब एरियोलर मैस्टाइटिस। ये हम यहाँ पे देख लो, ये 3 नाम है इसके। रिकरेंट सब एरियोलर एब्सेस, स्क्वेमस मेटाप्लेजिया ऑफ लेक्टिफेरस डक्ट्स, या फिर ज़ुस्का डिसीज़। ये इसके दूसरा नाम है। अच्छा, अब हमारे पास आया अगला फिर मेमोरी डक्टेक्टेजिया क्या है। तो अब ये पिछली वाली डिज़ीज़ के उसमें वहाँ पे सारा केराटिन वगैरह बन गए थे और उन्होंने आके इस सारे रास्ते को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पीछे सारी डायलेशन हो गई है और वो फूल गया। सही। अब ये किन में होगा, मल्टीपेरस जिनके ज़्यादा बच्चे हैं, जिनका मीनोपॉज़ हो गया हुआ है, यानी कि वो मीनोपॉज़ के बाद वाली जो बूढ़ी ख़वातीन हैं उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, अब इन पॉइंट्स को भी हाईलाइट करें। एक, पहली बात, एक मैस फील होगा पेरियोलर, डेफिनेटली एरियोला के गिर्द है। उसमें से ब्लू ग्रीन निपल डिस्चार्ज आएगा। सही हो गया।
अब इसमें भी क्या होगा, पेन होगी, टेंडरनेस होगी और ब्रेस्ट लम्प फील होगा। तो पेन, टेंडरनेस और एक थिकनिंग फील हो रही है ब्रेस्ट जो है सब एरियोलर रीजन में। अब ये क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है और जब इसकी बायोप्सी करते हैं उसमें प्लाज्मा सेल्स आते हैं और इसमें भी थोड़ी बहुत स्किन की रिट्रैक्शन होती है। उसमें निपल रिट्रैक्शन हमने बात की थी, तो इसमें भी निपल रिट्रैक्शन ही होगी। अब इन दोनों की अगर हम पैथोलॉजी को देखें ना बच्चों, तो वो आपस में रिलेटेड है। वो किस तरह से, मॉर्फोलॉजी। जो पहला है इसमें ऊपर देखो पिक्चर में ऊपर, कि उसमें क्या हुआ कि केराटिन प्लग्स बने, सही है। उसने केराटिनाइजिंग स्क्वेमस मेटाप्लेजिया बना दिया। उसने बाद में जो है वो डक्ट शेड जो हैं केराटिन प्लग्स बना दिए, जिसने डक्ट को बंद कर दिया, जो कि आगे जाके डायलेशन कराएगी और ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन करवाएगी। जब वहाँ पे फ्लूइड रिटेन रहेगा तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है, जिससे एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो। ये पहला था। और दूसरा जो है, जो मेमोरी डक्ट एक्टेजिया है, इसमें क्या हुआ कि अब डक्ट्स की डायलेशन हुई है, ब्रेस्ट की सिक्रीशन अंदर ही इकट्ठी होती गई हैं। यहाँ क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हुई है कि ज़्यादा देर तक वो इन्फ्लेमेशन होती ही जा रही है। वहाँ पे मैक्रोफेजेस आके लिपिड लेडन वो इकट्ठे हो गए हैं। और जो है जो डक्टल टिश्यू है उसमें लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स भी आ गए हैं मैक्रोफेज के साथ। एट द एंड वहाँ पे फाइब्रोसिस होगी, जिससे स्किन और निपल रिट्रैक्शन होगी। तो ये हमारी तीसरी जो है इन्फ्लेमेशन है। और फाइनली एट द एंड जो होती है वो फैट नेक्रोसिस होती है, जो कि ब्रेस्ट के गिर्द वाला फैट टिश्यू है या स्ट्रोमा है, उसमें जो है इन्फ्लेमेशन, उसमें इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो। यूजुअली जो है कोई चोट लगी होती है, इंसान को नहीं पता होता, तो उस वजह से हो जाती है, लेकिन अमूमन उसके बगैर भी हो जाती है। अब इसमें क्या क्या होगा, सेम एक मास फील होगा। और जब हम इसकी मैमोग्राफी करते हैं तो उसमें जब कैल्सिफिकेशन यानी कैल्शियम डिपॉजिट और स्पोनिफिकेशन की वजह से एक वो पूरा एक हार्ड सा जो एक डार्क सा मैस नज़र आता है उसमें, सही। तो इसके मेन क्या हैं कि ये एक तो क्या, पाल्पेबल मैस, स्किन थिकनिंग या रिट्रैक्शन, और ये मैमोग्राफिक डेंसिटी के तौर पे प्रेजेंट करता है, बाकियों में नहीं था, सही। इसकी बायोप्सी में क्या आएगा, उसमें क्या था, प्लाज्मा सेल्स से। इसमें क्या आया, नेक्रोटिक फैट आया, इसके साथ कैल्सिफिकेशन और जॉइंट सेल भी आए। अच्छा, अभी इस ट्रॉमा ने कैसे रिलेट किया। ट्रॉमा की वजह से वहाँ पे क्या हुआ कि इंजाइमेटिक डाइजेशन हुई, पेरी पेंक्रियाटिक फैट की जैसे पेंक्रियाज में होती है उसी तरह से वो आगे फर्दर सपोनिफिकेशन वगैरह हुई, कैल्शियम डिपॉजिट हुआ और एट द एंड एक होल नेक्रोटिक एरिया बन गया। इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, ये तीसरी वाली। एक्यूट लेगेंस में सेंट्रल एरिया लिक्विफेक्टिव फैट नेक्रोसिस का है, पता है ना। फैट नेक्रोसिस लिक्विफेक्टिव होती है जो, और ये ब्रेन में भी होती है, सही। अगर ये सब एक्यूट है, मतलब शुरू के 3-4 दिन से ज़्यादा का है, तो उसमें फैट नेक्रोसिस अब क्या बन जाएगी, वहाँ ग्रे वाइट नोड्यूल बन जाएंगे। क्यों, सपोनिफिकेशन की वजह से। और इसके अलावा वहाँ पे स्मॉल चॉकी वाइट फोकाई, या फिर एक तो ये हो गया, साथ डार्क हेमोरेजिक डेब्रिस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है वहाँ पे ब्लीड हो जाए, सही। अब इसके स्टेप्स क्या हैं। शुरू में वो कहता है कि शुरू में इन्फेक्शन हो या न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट और मैक्रोफेज आए। आगे चल के वहाँ फाइब्रोब्लास्ट बन गए, उसने न्यू वेसल्स बना दी। अगेन यहाँ पे अब सारे इंजरी वाले सेल्स आ गए हैं, जॉइंट सेल्स बन गए हैं, फिर हीमोसिड्रिन आ गई है, कैल्सिफिकेशन शुरू हो गई है, फाइनली वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू आया है और एक फाइब्रस स्कार बन गया है, सही। एक चीज़ हमने मिस की है, वो ये है कि जब ये इन ब्लॉक कराती है, ये सबसे ऊपर वाली ये चीज़, कि जब वो केराटिन प्लग डक्ट में बन जाता है तो वो उस जगह को बंद कर देता है। उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे देखो बच्चों, कि जब वो केराटिन प्लग बनता है ना यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, रास्ता बंद कर देगा। अब पीछे जो है सिक्रीशंस इकट्ठी होती जाएंगी यहाँ तक कि उनकी बस हो जाएगी, क्योंकि हमने निकलना है। तो वो एक एक्स्ट्रा पाथ बना देंगी जिसे हम कहते हैं फिस्चुला, जिससे सारी एब्सेस ड्रेन हो जाती है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, एक तो हम एंटीबायोटिक देते हैं, दूसरा हम खुद सिंपल इंसिजन यहाँ पे दे के साइड पे, ताकि खुद फिस्चुला ना बने, हम उसको निकाल देते हैं। या तीसरा, अगर वो बन गया हुआ है तो फिर हम क्या करते हैं कि पूरा यहाँ पे सर्जिकली काट के उसकी जो वॉल है उसको निकाल देते हैं, ताकि रिपेयर होके ग्रैनुलेशन होके वो फिर से यहाँ पे पूरी एक नॉर्मल एपिथेलियम बन जाए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लेमेशन। आगे हम कैंसर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।